चलिए एक बार हेलमेट को फिट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हेलमेट पूरा नीचे नहीं जा पा रहा है इसकी वजह से, और उसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। यू टर्न सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो काफ़ी शॉर्ट टर्निंग रेडियस है इसका। आराम से आप इसको प्रीलोड एडजस्टेबल है ये, तो प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी आप हाथ से इसमें कर सकते हैं। फॉरवर्ड पे तो फुल थ्रॉटल भी मैं जा रहा हूँ, तो थ्रॉटल रिस्पांस बिल्कुल डाउन हो गया, स्कूटर बहुत आराम से चलेगी। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं टीवीएस की iQube इलेक्ट्रिक। ओवरऑल कैसी है, अच्छी है या नहीं, खरीदना चाहिए या नहीं, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसमें कमियां क्या हैं, सब चीजें आपको खुल के इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भोपाल में टीवीएस की किसी भी व्हीकल की टेस्ट ड्राइव चाहिए हो या अच्छे डिस्काउंट्स और अच्छी डील्स चाहिए हो तो अट्रैक्टिव टीवीएस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। सबसे पहले हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है इस पर्टिकुलर मॉडल की, इसका टॉप एंड मॉडल है, इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,58,000 रुपीज भोपाल में। अगर आप इससे नीचे वाले मॉडल्स में जाते हैं जिनमें फीचर्स थोड़े कम हो जाएंगे, बैटरी पैक्स थोड़े से छोटे मिलेंगे आपको, वहां पर जो प्राइस है वो आपकी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब बैटरी पैक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो बैटरी पैक इस पर्टिकुलर स्कूटर में एसटी मॉडल, या इसका टॉप एंड मॉडल है, इसमें 5.1 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिल जाती है। अगर एसटी मॉडल में ही आप नीचे वाली बैटरी पर जाते हैं तो आपको 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी, और अगर उससे भी नीचे जाते हैं तो आपको 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी। बैटरी चेंज होने के साथ साथ स्कूटर्स में जो रेंज है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी, और थोड़ी बहुत टॉप स्पीड का भी इसमें फर्क आएगा। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, जो टॉप एंड मॉडल है, इसमें टॉप स्पीड मिलती है 82 kmph की, जिसके बारे में अभी हम राइड करते हुए भी आगे बात करेंगे और इसको टेस्ट भी करेंगे इसकी टॉप स्पीड। और साथ ही अगर आप इसके नीचे वाले मॉडल्स पर जाते हैं तो सारे मॉडल्स में आपको एक सी टॉप स्पीड मिल जाएगी, जो कि मिलेगी 78 किलोमीटर पर आवर की। चलिए सबसे पहले हम इसकी की से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फ्लिप की मिल जाती है, कुछ इस तरीके से ओपन होती है, और जो ये डुप्लीकेट की मिलती है ये नॉर्मल की आपको मिल जाती है। की को सबसे पहले हम इंसर्ट कर देते हैं इसमें, तो ये आपको की स्लॉट मिल जाता है। और पहली चीज़ ये कि ये वेव बाइट की मिलती है, कन्वेंशनल की नहीं है। उसके बाद हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, की स्लॉट मिलता है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें। इसको हम टर्न ऑन करेंगे और उसके बाद मैं आपको एलईडी डीआरएल्स एंड सारी चीज़ें ये सारी इसकी दिखा देता हूँ। फ्रंट प्रोफाइल से हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको ये एलईडी पोजीशन लैंप मिल जाता है, इसमें काइंड ऑफ ये क्रिस्टल इफेक्ट मिलता है या एक काइंड ऑफ टेक्सचर मिल जाता है। और फ्रंट प्रोफाइल में नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपको ये ऑल एलईडी हेडलाइट आपको मिल जाती है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक बार हजार्ड लाइट में आपको चला के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके के ये एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि अगेन देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसको बंद कर देते हैं वरना इसकी आवाज़ जो है वो आपको चुभती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर एलईडी टेक का आपको यहाँ पर ये मिल जाता है, iQube का ये स्टिकर मिल जाता है। ये जो मडगार्ड है ये प्लास्टिक का आपको मिलता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जगह ना बहुत इंपैक्ट वाली होती है स्कूटर्स के लिए। कहीं पर भी अगर आप सिटी ट्रैफिक में जनरली चल रहे हैं तो ये जगह पर ज़्यादा ठुकने का चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक नहीं मेटल मिलना चाहिए था, जो कि कंपनी ने मेटल इसमें नहीं दिया है। उसके बाद एलॉय व्हील्स के बारे में बात करें तो डिज़ाइन एलॉय व्हील्स का काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन कहीं ना कहीं मैंने शायद टीवीएस जुपिटर में देखा है, अगर मैं सही हूँ तो। 90x90 का 12 इंच का आपको ये एलॉय व्हील मिल जाता है। 90x90 का आपको टायर साइज मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 157 mm का मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक सा ग्राउंड क्लियरेंस है, अच्छा है स्कूटर के हिसाब से। और उसके बाद ही यहाँ पर अगर हम आ जाएं फ्रंट प्रोफाइल से, तो फ्रंट प्रोफाइल से आपको इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो काफ़ी बॉक्सी सा देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल से भी अगर देखेंगे तो काफ़ी बॉक्सी सा डिज़ाइन इसमें आपको मिल जाता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं रेयर पैनल पर। तो यहाँ पर आपको ये iQube का 3D एम्ब्लेम मिल जाता है। क्रोम एलिमेंट्स थोड़े से मिल जाते हैं। ST का यहाँ पर आपको ये स्टिकर मिल जाता है, बिकॉज ये इसका ST मॉडल है, जिसमें 5.1 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिल जाती है। साइड पैनल भी प्लास्टिक का मिलता है, जो पूरी बॉडी है स्कूटर की वो आपको प्लास्टिक की मिलती है। चाहे हम फ्रंट पैनल के बारे में बात कर लें, इधर की बात कर लें, साइड पैनल, तो कंपनी को फ्रंट साइड पैनल और ये जो साइड पैनल है इसको कंपनी को मेटल का देना चाहिए था, बिकॉज जब स्कूटर्स गिरती हैं तो जनरली यहीं पर ज़्यादा इंपैक्ट आता है। तो अगर कंपनी इसमें मेटल का यूज़ करती तो इसको और बेटर बनाया जा सकता था। फुट पैक्स के बारे में बात करें तो फुट पैक्स काफ़ी अच्छे हैं, ओपनिंग का भी अच्छा है सिस्टम पूरा। लेकिन यहाँ पर ये मैट था, मैं इसको बोलने वाला था कि फिट फिनिश क्वालिटी बेटर नहीं है। लेकिन हाँ, ये पैनल गैप्स आप देखेंगे तो यहाँ पर पैनल गैप्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर तो ये तो चलिए मैटिंग का गैप है, ये अलग से लगी हुई है, इसी वजह से ये पैनल गैप दिख रहा है। ये जो पैनल गैप्स हैं ये भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा चीज़ें और बेटर इसमें हो सकती थी। अब जैसे कि ये ग्लव्स मुझे आगे रखना है तो यहाँ पर एक तो पॉकेट नहीं मिलती, जो कि आजकल बहुत सारी स्कूटर्स में आ गई है। तो अभी मैं इसको नीचे ही रख दूंगा आपको सीट दिखाने के लिए। तो पॉकेट इसमें मिलनी चाहिए थी कि आगे एक फ्रंट पॉकेट मिल जाती है आपको। यहाँ पर इसका ये चार्जिंग का सिस्टम मिल जाता है, तो यहीं से आप स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं, बट इसमें पॉकेट नहीं मिलती। चार्जिंग टाइम के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो चार्जिंग टाइम है 5.1 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी है, और इसको चार्ज होने में अराउंड लगेगा 4 आवर्स 18 मिनट्स। और अगर आप 3.4 किलोवाट आवर वाली बैटरी में ST मॉडल पर ही जाते हैं, यही ST मॉडल है, बट इसमें बैटरी पैक छोटा लग जाता है 3.4 किलोवाट आवर का, तो उसमें आपको लगेगा 3 घंटे उसको चार्ज करने के। और अगर आप
उससे नीचे वाले मॉडल पर जाते हैं, लेकिन उसमें भी सेम बैटरी पैक है 3.4 किलोवाट आवर का, तो उसमें जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बिकॉज क्योंकि वो आपने मॉडल सस्ता वाला ख़रीदा है, तो उसमें जो चार्जिंग टाइम है वो लगेगा अराउंड 4.5 घंटे का। और अगर उससे भी नीचे वाले पर आप जाते हैं दूसरे मॉडल पर 2.2 किलोवाट आवर वाले पर, तो वहाँ पर जो चार्जिंग टाइम है वो अगेन थोड़ा सा और कम हो जाएगा, बिकॉज बैटरी पैक भी छोटा है, तो वो 2 आवर्स 45 मिनट्स के आसपास का टाइमिंग लगेगा। एक बार आप उसको और चेकआउट कर सकते हैं TVS की वेबसाइट पर जाकर। एक चीज़ मुझे लगी कि अंडर सीट स्टोरेज मुझे खोलना है, तो अंडर सीट स्टोरेज के लिए मुझे यहाँ पर इसमें चाबी लगानी पड़ेगी, बट चलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये वहाँ से खुल जाता तो अच्छा रहता, पर क्योंकि स्कूटर में फ्यूल टैंक नहीं है तो उस पर मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा, बिकॉज आपको बार बार उतर के इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक बार इसको बंद करके की को यहाँ लगा लेते हैं और अंडर सीट स्टोरेज ओपन करके आपको दिखा देता हूँ मैं। 32 लीटर्स का ये अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है। अगर आप इसके नीचे वाले मॉडल्स पर जाएंगे तो स्टोरेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, आई गेस 30 लीटर्स का हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही आपको फ़ोन का USB चार्जर मिल जाता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है डिग्गी में नहीं आगे होना चाहिए था, और आगे एक पॉकेट भी मिल जाती तो अच्छा रहता। और OBD स्कैनिंग के लिए यहाँ पर आपको ये पोर्ट मिल जाता है, और इसमें आई गेस इसका चार्जर ही होगा। येस, तो इसमें इसका चार्जर है, कुछ इस तरीके का आपको ये चार्जर मिलता है इसका, तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग टाइम मैं आपको इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अंडर सीट स्टोरेज है अच्छा, बड़ा है, लेकिन हाइट कम है इसकी। आप देखेंगे कि यहाँ से जो इसकी हाइट है ना वो कम है। तो चलिए एक बार हेलमेट को फिट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हेलमेट पूरा नीचे नहीं जा पा रहा है इसकी वजह से, और उसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। तो मेरा तो एक फुल साइज़ हेलमेट है। स्कूटर्स पर जनरली लोग मीडियम साइज़ हेलमेट लगाते हैं, और फुल फेस नहीं, वो हाफ फेस रहता है। बट अंडर सीट स्टोरेज इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फील नहीं हो रहा। साइज़ में बड़ा है, 32 लीटर्स कहने को बड़ा है, लेकिन साइज़ एंड शेप जो है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। इसको हम बंद कर देते हैं एक बार। एंड सीट के बारे में अगर बात करें तो अभी मैं इसको चलाकर लेकर आ रहा था, सीट इसकी बहुत अच्छी है। रेड स्टिचिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो वो भी अगेन काफ़ी अच्छी दिख रही है। और उसके बाद जो सीट ओवरऑल है, उसका जो कुशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त कुशन आपको मिल जाता है। तो बैठने में इसका जो कंफर्ट है वो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद ही एक चीज़ मैंने यहाँ नीचे देखी थी, एक बार मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये लाइट मिल जाती है मोटर के पास, इलेक्ट्रिक के अंदर ये आपको ये बैकलाइट मिलता है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सस्पेंशंस आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, दो, एक यहाँ मिलता है और एक यहाँ मिलता है। और जो ये हैं ये आराम से आप इसको प्रीलोड एडजस्टेबल हैं, ये तो प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी आप हाथ से इसमें कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। उसके बाद इसमें जो मोटर है वो आपको हब मोटर मिल जाती है। ये जो मोटर है, बैटरी पैक्स तो चेंज हो ही रहे हैं, ये जो मोटर है, मोटर आपको सब में सिमिलर ही मिलेगी। तो मोटर का जो एक्सेलरेशन है वो भी लगभग आपको सिमिलर ही मिलेगा, बट मोटर में टॉप स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। पावर के बारे में बात कर लें अगर हम मोटर की, तो पावर जो है वो ये निकाल के देती है 4.4 किलोवाट की, एंड मैक्स टॉर्क निकालती है 33 न्यूटन मीटर्स का। 10 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है। ग्रेडेबिलिटी के बारे में अभी चलाऊंगा स्कूटर तो उसके बारे में और बात करेंगे, बट ये जो है ना ये हब मोटर है। और अगर आप ओला में, एथर में देखें तो वहाँ पे मिड ड्राइव मोटर आती है, मोटर कहीं बीच में लगी रहती है और बेल्ट से ये चलती है। इस वाली मोटर में हेडेक है थोड़ा सा, बिकॉज अब ये क्योंकि व्हील पर ही माउंटेड है, तो नॉर्मल पंचर वाला कोई इसको निकाल कर रिपेयर नहीं कर सकता। रेयर प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें तो रेयर प्रोफाइल में यहाँ पर आपको ये रबराइज लोगो मिल जाता है, क्यू पार्क असिस्ट इसमें मिल जाता है। क्यू पार्क असिस्ट कैसे काम करता है, क्या है, वो सब मैं आपको बता दूंगा अभी राइड करते में। यहाँ पर LED इंडिकेटर्स, LED टेल लाइट, सारी लाइट्स इसमें LED मिलती हैं। TVS का यहाँ पर आपको ये 3D एम्बलम मिल जाता है। रेयर प्रोफाइल से ये देखने में कुछ इस तरीके की लगती है, देखने में अच्छी लग रही है। काइंड ऑफ फैमिली वाला लुक आपको मिल जाता है। बहुत ज़्यादा शार्प कट्स एंड क्रीजेस नहीं है ऑल ओवर द बॉडी। जितनी भी बॉडी है उसमें कहीं पर भी आपको शार्प कट्स नहीं दिखेंगे। बहुत एजी लुक नहीं है, बहुत स्पोर्टी लुक नहीं है, बिल्कुल फैमिली के लिए सिंपल, सोबर, डिसेंट सा डिज़ाइन कंपनी ने देकर रखा है कि फैमिली वाले जब चल रहे हो तो उन्हें चलने में अच्छा लगे। डिसेंट स्कूटर उनके टेस्ट के हिसाब से ही बनाई गई है। स्टोरेज ऑप्शंस में ये आपको दिखाना भूल गया था, तो यहाँ पर आपको ये रिट्रैक्टेबल हुक मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको ये नीचे रिट्रैक्टेबल हुक मिल जाता है। बट यहाँ पॉकेट होना ज़रूरी था, वो पॉकेट इसमें नहीं मिलती है, जिसमें एटलीस्ट आप एक पानी की बॉटल रख के चल सकते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इसके फीचर्स पर। फीचर्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ इसमें और भी बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं। एक बार साइड स्टैंड में हटा लेता हूँ इसमें, उसके बाद आपको सारे फीचर्स अच्छे से दिखाऊंगा मैं। तो अभी फिलहाल ये इको मोड पर है, और मोड चेंज करने के लिए हम इस बटन से इसके चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गई है पावर मोड पे, और ये आपको 7 इंच का टच स्क्रीन TFT क्लस्टर मिल जाता है। स्क्रीन बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात ये काइंड ऑफ मैट फिनिश के साथ आती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्लेयर नहीं है, और सनलाइट में भी इजीली विजिबल है। इसमें आई गेस ये लाइट सेंसर लगा हुआ है, तो अगर मैं इस पर हाथ रख दूंगा ना तो ये डिम हो जाएगी। हाँ, इसकी ब्राइटनेस कम हो गई, और अब इसकी ब्राइटनेस जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसमें फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये टच स्क्रीन के साथ आता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज बताएगा, ओडोमीटर बता देगा आपको, रेडी टू पेयर क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी बता देगा कि 114 किलोमीटर में इसकी जो बैटरी है वो खत्म हो जाएगी। और उसके साथ ही यहाँ पर हम सेटिंग्स पर चलते हैं। तो सेटिंग्स में जो एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ ना मैं, वो बहुत अच्छा एक फीचर इसमें मिल जाता है, और TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहा है। तो देखिए आप जो शार्पनेस है इसकी वो भी बहुत अच्छी है, जो टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है।
जो टायर प्रेशर है वो कम है अभी, तो टायर प्रेशर जो है वो ये बता रहा है कि टायर प्रेशर कम है। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको ये ट्रिप मीटर मिल जाता है, एरर्स बता देगी ये, सर्विस आपको मिल जाएगा, सर्विस रिमाइंडर के तौर पे पूरा काम करेगा। ब्लूटूथ के साथ आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी जिसमें आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं और कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सेटिंग्स में जाकर आप इसके साउंड ऑन या ऑफ कर सकते हैं, डिस्प्ले की थीम जो है वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, एनालॉग कर सकते हैं, कस्टम इमेज कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आगे चल के बता दूंगा, एक बार एनालॉग करके देखते हैं, मैंने भी नहीं देखी है। ओह वाह, बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। उसके बाद इसकी थीम में हम और कहाँ थे इसमें, ओके थीम अब कहाँ से आएगी वापस से, हाँ डिस्प्ले थीम, कस्टम इमेज, कस्टम कलर भी कर सकते हैं, अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे। डिस्प्ले मोड डे और नाइट में हम इसको कर सकते हैं, एडाप्टिव भी कर सकते हैं, तो हम इसको भी फिलहाल डे पे रखेंगे। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब अगर आप ST मॉडल खरीद रहे हैं तो आपको 7 इंच का TFT क्लस्टर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप टच स्क्रीन के साथ मिलेगा, सॉरी, और अगर आप इसके नीचे वाले मॉडल्स पर जाते हैं तो वहाँ पर टच स्क्रीन चला जाएगा, और उससे भी नीचे वाले मॉडल्स पर जाते हैं तो वहाँ पर साइज़ भी इसका TFT का कम हो जाएगा। तो ये सब फीचर्स हैं जिनका मेजर डिफरेंस है, और उसके साथ ही बैटरी पैक का जो डिफरेंस है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिट फिनिश के बारे में अगर बात करें तो फिट फिनिश अच्छी है, जो स्क्रीन का जो फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छा है, कुछ टच हो गया अपने आप। बटन्स के बारे में बात करें तो बटन्स का फीडबैक ओके सा है, ठीक ठाक सा लग रहा है। और यहाँ का जो पार्क का बटन है थोड़ा सा काइंड ऑफ चाइनीज स्कूटर्स टाइप का फील दे रहे हैं बटन्स कुछ। ये जो बटन है इसका भी जो फीडबैक है वो बहुत ही हार्ड है, तो फीडबैक थोड़ा और बेटर हो सकता था। यहाँ पर आपको एनालॉग स्टिक मिल जाती है जिससे आप इसको टॉगल कर सकते हैं इस तरीके से, तो एनालॉग आपको स्टिक मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स का स्विच मिल जाता है और यहाँ पर इसका ये हॉर्न मिल जाता है। सो गाइस चलिए अब हम इसको राइड करके देखते हैं कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस इंडियन रोड्स पर कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरी हाइट के बारे में। तो मेरी हाइट है 5 फुट 9 या 5 फुट 8 इंच के आसपास, और मैं इसमें इजीली फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। तो अगर लेडीज़ भी चलना चाहें, तो शॉर्ट राइडर्स भी चलना चाहें, तो वो इसमें इजीली फ्लैट फुट कर पाएंगे। और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, गुंजाइश है कि और भी कोई शॉर्ट राइडर या मेरी हाइट भी कम होती तो मैं इसमें फ्लैट फुट कर लेता। तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई हाइट के बारे में बात। उसके बाद इसको बता देता हूँ कि टर्न ऑन कैसे करना है। तो एक बार आप टर्न ऑन करेंगे, सबसे पहले इसको चाबी से साइड स्टैंड हटा होना चाहिए, और उसके साथ आपको ब्रेक दबा के इसका ये जो मोड का बटन है, जैसे हम स्कूटर्स में सेल्फ लगाते हैं उसी तरीके से आपको इसको दबा के रखना पड़ेगा। और ये आ गई इको मोड पर, लेकिन हम इसको पावर मोड पे चलाएंगे। तो चलिए पावर मोड पे चलाकर इसको देखते हैं। फुल थ्रॉटल, ओके सबसे पहले तो ये बहुत ही स्मूथ, बहुत रिफाइंड और बिल्कुल नॉइजलेस है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आप कहेंगे जनरली नॉइजलेस ही होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एक विस्लिंग साउंड आता है, एक वाइन जैसी नॉइज़ आती है मोटर में से जो कि विसल की तरह साउंड करती है। वो साउंड इसमें है नहीं, तो इसकी वजह से आपको लगेगा कि यार बहुत ही स्मूथ स्कूटर चला रहे हैं आप, बिल्कुल प्योर इलेक्ट्रिक वाला फील आएगा आपको इसमें। एक बार हम अगर रोड अच्छा मिले आगे तक तो हम इसमें टॉप स्पीड भी टेस्ट कर लें। तो 82 की जो है इसमें क्लेम टॉप स्पीड है 82 kph की, बट 82 से ये ऊपर भी जा रही है। जब मैं इसको चलाता हुआ लेके आ रहा था तो उस टाइम भी मैंने देखा था कि 82 kph से तो ये ऊपर जा रही थी। पावर डिलीवरी के बारे में अगर हम बात करें तो पावर डिलीवरी इज़ काइंड ऑफ काम एंड कंपोज्ड। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पावर डिलीवरी नहीं है, जैसे कि आप ओला के हाइपर मोड में देखा होगा आपने, या एथर में भी आपको थोड़ी सी इससे ज़्यादा बेटर एक्सेलरेशन मिलता है और उसमें पावर डिलीवरी भी इससे ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। लेकिन इस स्कूटर में बहुत काम सी पावर डिलीवरी है, बहुत लीनियर सी पावर डिलीवरी है, और आपको बिल्कुल भी जर्क फील नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये इसके दोनों पहलू हैं, बात के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। काम पावर डिलीवरी होने का मतलब ये है कि यंगस्टर्स को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा इसको चलाने में। एडवांटेज ये हो गया कि बहुत ज़्यादा जर्की फील नहीं है इसमें थ्रॉटल में, बिकॉज जनरली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मोटर्स जीरो RPM से टॉर्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, तो बहुत जर्की एक्सपीरियंस होता है। तो वो चीज़ इसमें नहीं है, और साथ ही इसमें जो ब्रेक्स हैं ना वो बिल्कुल नॉर्मल वाले ब्रेक्स हैं। तो अगर जैसे मैं मोटर ओला में क्या होता है कुछ मॉडल्स में कि आप ब्रेक दबाते हैं तो मोटर भी बंद हो जाती है, तो वो बहुत अजीब सी होती है, उसमें यूज टू होने में टाइम लगता है। फ्रेंडली स्कूटर नहीं है वो, बहुत मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। लेकिन वो केस इस स्कूटर में नहीं है। जैसे मैं फुल थ्रॉटल भी जा रहा हूँ ना और मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो भी मोटर जो है वो बंद नहीं होगी। बिल्कुल नॉर्मल स्कूटर, कन्वेंशनल स्कूटर्स की तरह इसमें ब्रेकिंग फीडबैक आपको मिलता है। परफॉर्मेंस जो है वो मोटर का अच्छा है, चला सकते हैं आप। 10 डिग्रीज़ की ग्रेडेबिलिटी इसमें मिल जाती है, और ग्रेडेबिलिटी का मतलब ये रहता है कि ये कितना डिग्री स्टीप इंक्लाइन चढ़ सकती है, मतलब विदाउट एनी पावर लॉस। तो 10 डिग्री का अगर इंक्लाइन है
तो ये स्कूटर आराम से उसको चढ़ जाएगी, ऐसा कंपनी लिखती है अगर उनके क्लेम्ड हम उस पर फिगर्स पे जाएँ तो। और अगर आप दूसरी स्कूटर से इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर जो उनमें ग्रेडेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिल जाती है, किसी में 15 डिग्री है, किसी में 16 डिग्री है। तो कॉम्पिटिटर्स के स्कूटर्स में ज़्यादा ग्रेडेबिलिटी होना इसका मतलब ये कि हिली एरियाज़ पे वो स्कूटर्स आराम से क्लाइंब कर पाएंगी। आप उस पर पीछे भी एक बंदा और बैठा लेंगे तो भी वो क्लाइंब कर लेंगी। तो ये ग्रेडेबिलिटी का फ़ायदा रहता है। तो अगली बार जब भी आप स्कूटर देखने जाएँ तो रेंज, टॉप स्पीड, ये सब तो आप देखते ही हैं, उसके साथ ग्रेडेबिलिटी पर भी ध्यान दीजिएगा। अब ग्रेडेबिलिटी कम होने का मतलब ये कि स्टीप इंक्लाइंस में ये स्कूटर थोड़ा सा पावर लॉस शो करेगी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रेडेबिलिटी इसकी कम है। रेंज के बारे में अब हम एक बार बात कर लेते हैं। तो इसमें बैटरी पैक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मॉडल्स ज़्यादा हैं बट बैटरी पैक 3 है इसमें। तो अभी जो हम बैटरी पैक वाली स्कूटर चला रहे हैं वो 5.1 किलोवाट आवर वाली है। इसमें जो आपको रेंज मिलेगी वो क्लेम्ड रेंज है 150 किलोमीटर्स की, ठीक है। और अगर आप इसको इको मोड में चलाते हैं तो 150 की मिलेगी, और अगर पावर मोड में डाल देते हैं तो 110 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी आपको। अगर आप इससे नीचे वाले बैटरी पैक पर जाते हैं 3.4 किलोवाट आवर वाले पर, तो वहाँ पर जो रेंज है वो आपको मिलेगी इको मोड पे 100 किलोमीटर्स की। और अगर उससे भी नीचे वाले बैटरी पैक पर आप चले जाते हैं जैसे कि 2.2 किलोवाट आवर वाले पर, तो वहाँ पर जो रेंज है वो 75 पर आ जाएगी। तो तीनों बैटरी पैक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो आपको रेंज का मिल जाता है। टॉप स्पीड जो है वो इस स्कूटर में, इस बैटरी पैक में 5.1 किलोवाट आवर वाले में आपको जो मिलेगी वो है 82 kph की क्लेम टॉप स्पीड। उससे ज़्यादा भी ये चली जाती है, जो कि मैंने अभी टेस्ट कर चुका हूँ इससे पहले, शायद कैमरे में कैप्चर ना हुआ हो, वो उस टाइम कैमरा नहीं लगा था। और अभी जो टॉप स्पीड इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको मिलेगी वो आपको उसमें 78 किलोमीटर्स की मिल जाएगी, 78 किलोमीटर पर आवर की मिल जाएगी। एक्सेलरेशन इसका बहुत क्विक और पेपी नहीं है, काम सी पावर डिलीवरी है, लीनियर पावर डिलीवरी है, बहुत एग्रेसिव नहीं है, तो यंगस्टर्स को ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, लेकिन हाँ फैमिली वालों को बिल्कुल अच्छी लगेगी। पार्क असिस्ट के बारे में मुझे बताना था, उसके बारे में बताना भूल गया था मैं, तो साइड में स्कूटर लेता हूँ और आपको पार्क असिस्ट के बारे में भी बता लेता हूँ एक बार। लेफ्ट में हम नीचे उतारेंगे इसको, और पार्क असिस्ट पे डालने के लिए ये वाला बटन आपको दबाना पड़ेगा। इसको दबा कर रखेंगे तो ये पार्किंग मोड पर आ गई है। पार्क असिस्ट में क्या होता है कि आप इसको फॉरवर्ड या रिवर्स में डाल सकते हैं, जो कि इसके सारे मॉडल्स में आपको मिल ही जाएगा पार्क असिस्ट। और अभी ये फॉरवर्ड पे है, तो फुल थ्रॉटल भी मैं जा रहा हूँ तो थ्रॉटल रिस्पांस बिल्कुल डाउन हो गया, स्कूटर बहुत आराम से चलेगी। तो अगर किसी ऐसे बंदे को आप सिखा रहे हैं ना स्कूटर जिसको आप दे रहे हैं पहली बार, तो उसको पार्क असिस्ट में डाल के देना, ये बड़ा अच्छा हैक मिला मुझे। और अगर हम इसको दबा के रखेंगे तो हम रिवर्स पे आ जाएंगे, तो आप रिवर्स चला सकते हैं इसको। टॉप स्पीड रिवर्स में जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर की। तो पार्क असिस्ट में ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी इसमें जियो फेंसिंग मिल जाती है, एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको यहाँ पर बता ही रहा है। हम इसको पावर मोड में चलाएंगे। चलिए अच्छा इको पे भी टेस्ट कर लेते हैं, इको पे डाल देते हैं ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि इको पर ये कैसी चलती है। इको पर भी जो एक्सेलरेशन है वो आपको क्विक मिल जाता है, लेकिन जो टॉप स्पीड है वो शायद लिमिट हो जाएगी इसमें, या टॉप स्पीड लिमिट हो गई 52 kph पे। और जैसे ही मैं पावर डालूंगा ना तो 52 से ऐसा लग रहा है वापस किक इन हुआ, टर्बो वर्बो किक इन हो गया ऐसा लग रहा है। और टॉप स्पीड अच्छी मिल जाती है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है स्कूटर की, व्हील बेस शॉर्ट है, 1301 mm का व्हील बेस मिल जाता है। और ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो ब्रेक्स भी अच्छे हैं इसके, ब्रेक्स आर रियली नाइस। इनिशियल बाइट आपको अच्छी मिल जाती है, ब्रेक्स में रिस्पांस अच्छा है। रेयर ब्रेक जो है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है, डिसेंट सा रेयर ब्रेक है, ड्रम ब्रेक के लिहाज से बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। और इसमें सिंक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, तो अगर मैं फ्रंट ब्रेक से हाथ हटा भी दूँ और सिर्फ रेयर ब्रेक दबा रहा हूँ तो भी उसमें थोड़ा सा फ्रंट ब्रेक मार्जिनली दब जाता है, जिस वजह से आपको ब्रेकिंग फोर्स दोनों व्हील्स पर अच्छी मिल जाती है। ब्रेक्स आर गुड, स्कूटर को कंट्रोल करने के लिए अच्छे हैं, पर डिस्क के हिसाब से फ्रंट ब्रेक की इनिशियल बाइट थोड़ी सी कम है, कमज़ोर लगती है मुझे, उतनी कम नहीं है बट हाँ कंट्रोल कर सकते हैं आप। बट अगर दूसरी स्कूटर्स आप चलाएंगे तो उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी आपको ये कम लगेगी। का टर्निंग रेडियस कैसा है यू टर्न लेते टाइम, सिटी में चलने के लिए अच्छी है कि नहीं, और उसके साथ ही कंफर्ट के बारे में भी हम बात कर लेंगे। चलिए यू टर्न सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो काफ़ी शॉर्ट टर्निंग रेडियस है इसका, तो अगर आप इसको सिटी ट्रैफिक में चलाना चाहें तो आप इसको आराम से चला सकते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आराम से चला सकते हैं। कंफर्ट पर हम आ जाएं तो मेरा फेवरेट पार्ट है स्कूटर का, बिकॉज इसका जो कंफर्ट है वो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। और सीट सबसे अच्छी है इसकी, सीट का कंफर्ट लाजवाब है। जो कुशन है वो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल काइंड ऑफ सॉफ्ट टू मीडियम ट्यूनिंग के साथ आता है। तो आप जैसे ही बैठेंगे तो आधे बम्प्स तो सीट एब्जॉर्ब कर रही है और आधे बम्प्स सस्पेंशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सस्पेंशन और सीट का जो सिंक है वो बहुत अच्छा है। मिरर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही मुझे, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है अजीब सा, और बहुत ज़्यादा हिल भी रहे हैं ये, तो मिरर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। जो रेयर सस्पेंशन की क्वालिटी वो एकदम अच्छी है, तो अगर आपके बैक में भी कोई प्रॉब्लम है ना तो ये सस्पेंशन में ज़्यादा इशूज़ आपको नहीं आएंगे। ओवरऑल मुझे इंडियन रोड्स के हिसाब से ये कंफर्टेबल सस्पेंशन लग रहे हैं। अगर इसको हम रोड पर नीचे भी उतार लेना तो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि छोटे छोटे पॉट होल्स तो ये ईजिली वैनिश कर देगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा। जो फ्रंट सस्पेंशन है
वो थोड़ा सा काइंड ऑफ स्टिफर साइड पे फील हो रहा है मुझे, बिकॉज इसमें हाथ बहुत हिल रहा है मेरा और मिरर्स बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। तो फ्रंट सस्पेंशन इज़ काइंड ऑफ ओके, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, फीडबैक अच्छा है सस्पेंशन से, हैंडलिंग अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है, और वो सस्पेंशन की वजह से है। रेयर सस्पेंशन थोड़ा सा बाउंसी है, तो अगर आपके यहाँ रोड बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा है ना तो बाउंस बहुत ज़्यादा करेगा, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली इसमें फील होगी, लेकिन अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। देखिए बाउंस कर रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा हिल रहा हूँ, ऊपर नीचे हो रहा हूँ, लेकिन कंफर्ट अच्छा है, बम्प्स या जर्क्स बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहे हैं। राइडिंग पॉस्चर ओवरऑल इसका कंफर्टेबल है, टॉल राइडर्स के लिए भी कंफर्टेबल रहेगी। फुटबोर्ड में इनफ पोजीशन, इनफ स्पेस है कि आप इसमें आराम से पैर अपना रख सकते हैं, लेग मूव अराउंड करने की आपके पास अच्छी जगह मिल जाती है, और हैंडल बार की जो पोजीशनिंग है वो भी एकदम अच्छी सॉर्टेड मिल जाती है। तो ओवरऑल राइडिंग ट्रायंगल जो है वो इसका काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाता है, सीट भी कंफर्टेबल है और साथ ही सस्पेंशन सेटअप भी कंफर्टेबल है। थोड़ा सा डाउन हिल स्लोप है, तो देख लेते हैं हम स्कूटर कितनी जा रही है, लॉक नहीं हो बस ये। तो 92 kmph पे हम आ गए हैं, या 92 तक हम पहुंच गए। वैसे 82 की क्लेम्ड रेंज है, तो अगर आप नॉर्मली सीधे रोड पे स्ट्रेट सरफेस पे चलाएंगे, फ्लैट सरफेस पे सॉरी, तो वहाँ पर 82 km/h की आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी। ओवरऑल ये स्कूटर मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन ओवर प्राइस्ड है, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। प्राइस थोड़ी सी TVS इसकी कम कर देना तो मज़ा आ जाए, बिकॉज क्वालिटी जो है वो भी थोड़ी सी ठीक ठाक सी लग रही है। पैनल्स में गैप्स और पैनल्स की क्वालिटी, मेटल का ज़्यादा यूज़ है नहीं, और रेंज भी जो है वो डिसेंट है कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। जो स्पेसिफिकेशंस है ना, अगर स्पेसिफिकेशंस को आप ऑन पेपर भी कंपेयर करेंगे तो ये स्कूटर थोड़ी सी आपको कम फील होगी उनके कंपैरिजन में, वो स्कूटर ज़्यादा फील होंगी। चाहे आप ओला के बारे में बात कर लें या फिर आप एथर रिस्टा को ही कंपेयर कर लें, तो उसमें ग्रेडेबिलिटी एंड ऑल ये सारी चीज़ें ज़्यादा आपको मिल जाती हैं ओवरऑल। लेकिन स्कूटर का राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे, एथर से ज़्यादा अच्छा कंफर्ट इसमें लग रहा है। सो गाइस आई होप सो मैंने TVS iQube इलेक्ट्रिक के बारे में सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स कवर कर ली होंगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हो गया होगा। बहुत सारी चीजें रहती हैं स्कूटर्स के, बाइक्स के बारे में जो कि आपको सेल्समैन नहीं बताते हैं, जो कि मैंने आपको बता दी हैं, इसकी कमियां भी बता दी, अच्छाइयां भी बता दी। ओवरऑल ये स्कूटर मुझे कंफर्ट के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इस स्कूटर का जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, TVS ने जो इसको बनाया है, वो इसकी लंबी सीट देखकर और इसकी डिजाइन लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली के लिए बनी हुई है। तो फैमिली के हिसाब से मेजर चीज होती है कंफर्ट। कंफर्ट आपको इसमें अच्छा मिल जाता है, कंफर्ट अच्छा है, सीट एकदम टॉप नॉच कंफर्ट के साथ आती है, और साथ ही अगर हम इसके सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो वो भी अच्छा है। इंडियन रोड्स पे, ऐसे खराब रोड्स पर स्कूटर को मैंने चलाया, लेकर आया मैं, वो सब चीजें भी मैंने देखी, तो ओवरऑल मुझे कंफर्ट अच्छा लगा, जैसे कि मैंने आपको राइडिंग में बताया। जो मेन चीज, एक मेन कंसर्न है छोटा सा, वो ये है कि एक तो इसमें रेंज जो है वो प्राइस के हिसाब से रेंज और टॉप स्पीड कम मिलती है। अगर आप ओला पर चले जाएं, अगर आप एथर रिस्टा पर चले जाएं, तो वहां पर एक तो आपको रेंज भी ज्यादा मिल जाएगी, और साथ ही एक और जो मेजर चीज होगी, प्राइस जो है वो उसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रीमियम फिट फिनिश भी नहीं है, तो प्राइस जो है वो TVS को थोड़ी सी कम इसकी करनी चाहिए थी। प्राइस ओवर प्राइस्ड फील हो रही है मुझे ये। दूसरी चीज ये कि इसकी ग्रेडेबिलिटी कम है, 10 डिग्रीज ग्रेडेबिलिटी है, तो 10 डिग्रीज का जो इंक्लाइन है वो ये कवर कर सकती है। लेकिन अगर आप कंपटीशन की दूसरी स्कूटर्स को देखें तो वहां पर ग्रेडेबिलिटी उनमें आपको ज्यादा मिल जाती है, और ग्रेडेबिलिटी ज्यादा मिलने का मतलब ये कि वो स्कूटर्स इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टीप इंक्लाइंस को आसानी से कवर कर पाएंगी, मोटर में पावर लॉस उनमें फील नहीं होगा, तो वो एक छोटा सा इशू मुझे लगा। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो टेस्ट ड्राइव लीजिएगा, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।